हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको ज़्यादा हावी मत होने देना खुद पे, और एकदम माइंड फ्री रहो। कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहो, पढ़ाई करो, पूरा समय दो, फोकस दो। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, नॉलेज बढ़ेगा, क्वेश्चन बनने लगेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी में जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम आपको जितने भी एंजाइम सिक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारे जितने भी ग्लैंड हैं जहाँ जहाँ से एंजाइम का सिक्रेशन होता है उसको समझेंगे। क्योंकि मेनली डाइजेशन में होता क्या है, मेन पार्ट तो यही होता है, कहाँ से एंजाइम निकलता है, कौन से मतलब न्यूट्रिएंट पे एक्शन करता है और किस में बदल देता है। ये एक बार ओवरव्यू आपका बन जाएगा। उसके बाद में हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लीवर को भी पढ़ेंगे, स्टमक को पढ़ेंगे, पैंक्रियाज को पढ़ेंगे। ये कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। लेकिन आज हम बेसिक आइडिया जो कि आपको याद ही होना चाहिए, और ऐसा मैंने फ्लो चार्ट भी बना के लाया हूँ जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें याद रहेंगी। और इसको पूरा देखोगे तो 100% आपका डाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये आप मान के चलिए कि डाइजेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन तो ज़रूर एक आएगा। तो जब चीज़ हमको जो पहले से ही पता रहती है कि ये ज़रूर आने वाला है तो उसमें देरी क्यों याद करने में। तो अच्छे से मैं समझाता जाता हूँ इसको, 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार में आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना। बाकी टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो वहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं और इनकी अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से सबस्टांस पे काम करते हैं और क्या प्रोडक्ट इनसे प्राप्त होता है। तो यहाँ नेम ऑफ द एंजाइम और यहाँ पे अकरेंस है, मतलब कहाँ पे प्राप्त किया जाता है, और यहाँ सबस्ट्रेट और एंड प्रोडक्ट है। आगे और भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अमेजिंग लगने वाली हैं, आपको बहुत अच्छे से एकदम ब्रेन में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एंजाइम पहले तो हम बात करें अमाइलेज की। तो अमाइलेज एंजाइम 2 जगह सिक्रेट होता है। एक तो सलाइवरी जूस जो होता है, और पैंक्रियाटिक जूस से भी निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस से भी। जो लार होती है उसमें भी अमाइलेज होता है, अल्फा अमाइलेज। ये याद रखना कि हमारे बॉडी में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इसमें जितना भी अमाइलेज होता है, चाहे वो लार से निकल रहा हो सलाइवरी अमाइलेज, या अग्न्याशयी रस में हो पैंक्रियाटिक अमाइलेज, या फिर आंत रस में हो इंटेस्टाइनल जूस में, ये सभी अल्फ़ा अमाइलेज होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? अल्फ़ा अमाइलेज। तो अल्फ़ा अमाइलेज 3 जगह से सिक्रेट होता है। इसका मेन काम होता है स्टार्च पे, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे 11th की, तो उसमें तो लिखा है कि जो माउथ है, माउथ में जो अमाइलेज होता है वो 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है माउथ के अंदर, और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है उसमें 70% छोटी आंत में डाइजेशन होता है स्टार्च का। अब स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है अमाइलेज से, अभी और भी आगे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे इसमें, क्योंकि स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो पाता है विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम। तो अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, और माल्टोज जो होता है वो डाइसेकेराइड होता है। ये पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, और माल्टोज डाइसेकेराइड है। इसको अभी फर्दर हमको ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन सी होती है। डाइजेशन की डेफिनेशन ही यही है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बृहद अणु होते हैं बड़े बड़े, उनको मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, छोटे कहने का मतलब एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो अवशोषित होने के लायक हो मॉलिक्यूल, उतने छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, इसी को कहते हैं हम डाइजेशन या पाचन। इसमें बहुत सारी ग्लैंड यूज होती हैं, ठीक है। और 2 प्रकार का होता है, आपको पता ही है पाचन, एक तो यांत्रिक और एक रासायनिक, केमिकल और मैकेनिकल वाला। इसमें जैसे कि माउथ के अंदर हम चबाते हैं, फूड को चबाते हैं, ठीक है, और उसको निगलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और टंग जो जीभ है हमारी, उसके माध्यम से उसको एक में मिक्स करना, जो लार में एंजाइम्स हैं, और लाइसोजाइम भी सिक्रेट होता है लार से। सारी चीज़ें आगे बताएंगे जब हम सलाइवा का संगठन देखेंगे, ठीक है।
सलाइवा का संगठन, तब उसमें हम बताएंगे बहुत सारे आयन भी होते हैं, क्लोराइड आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, और पॉजिटिव आयन में बात करें तो पोटेशियम, सोडियम ये भी प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन भी कुछ थोड़े हद तक, कहीं हद तक वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो बात अलग है, अभी हम केवल एंजाइम पे फोकस करेंगे। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेंगे, फिर माल्टोज फर्दर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा, जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब अगला है सेलुलोज। ये सेलुलोज हम लोगों में अब्सेंट होता है, मैन में अब्सेंट होता है, ठीक है, अब्सेंट इन मैन, लेकिन पूरे मैमल्स में नहीं होता, अब्सेंट होता है, स्तनधारियों में होता है, क्योंकि गाय भैंस से क्या है, स्तनधारी ही मैमल्स ही हैं, उनमें सेलुलेज एंजाइम होता है। सेलुलेज, इससे पता चला होगा, ये सेलुलोज जो होता है ना उसको पचाता है। और सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, प्लांट की सेल वाल में। तो जो चारा खाते हैं ना, जो रोमिनेंट पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, ठीक है, तो ये घास फूस खाते हैं, चारा खाते हैं, तो उसकी जो सेलवाल होती है सेलुलोज की बनी होती है, तो मेन पार्ट बन जाता है उनका जो है सेलुलोज का। तो उसको पचाने के लिए सेलुलेज की ज़रूरत होती है, अब्सेंट इन मैन बट प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया से भी प्रोड्यूस करते हैं, फाउंड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ रोमिनेंट्स। जो रोमिनेंट पशु हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि, इनमें जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इनका, वही एलिमेंट्री कैनाल, उसमें प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है जो सेलुलोज है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है सीधे ही, और ये ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सारे कंसेप्ट यहाँ आपके बन जाएंगे, और इस फ्लो चार्ट से आप याद करोगे तो काफ़ी देर तक याद रहेंगे। वो स्टेटमेंट पूरे लिखे रहते हैं, पूरे सेंटेंस, तो वो जल्दी याद नहीं होते, इसलिए मैंने आपके लिए पॉइंट ऑफ कर दिया है। अब हम बात करते हैं अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा ग्लूकोसाइड की, ठीक है। तो ये क्या, ये म्यूकस सेल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है उसके म्यूकस सेल से सिक्रेट किए जाते हैं। अब देखो, स्टार्च को जो हम वहाँ पे बदल दिए थे माल्टोज में, अब वही माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज, ये सब क्या है, माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, ये सब मैंने बायोकेमिस्ट्री में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप लोग नहीं देखे अभी भी देख लो, टाइम है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पे, तो ये सब डाइसेकेराइड है। अब इनको फर्दर मोनोसेकेराइड में, जो स्मॉलर यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसमें बदला जाएगा बाय द एक्शन ऑफ अदर एंजाइम्स, जो कि डाइसेकेराइडेजेस ग्रुप में आते हैं। जो डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदलेंगे उनको हम बोलते हैं डाइसेकेराइडेजेस, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में सारा काम हो रहा है। तो अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा ग्लूकोसाइड ये म्यूकस सेल से सिक्रीट होते हैं, और माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये गैलेक्टोज भी बाद में आइसोमराइजेशन के थ्रू बदल जाता है, किसमें, ग्लूकोज में। आइसोमराइजेशन क्या होता है, आइसोमर, एपीमर, एनोमर, ठीक है। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्लियानी फिशर सिंथेसिस, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है बायोकेमिस्ट्री में। आप लोग अगर नहीं याद आ रही हैं चीज़ें तो दोबारा एक बार रिवीजन कर लो, जल्दी से याद आ जाएंगी। अब बात करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम, जो कि ईस्ट में भी पाया जाता है, लेकिन हम अभी बात खुद की कर रहे हैं, मानवों की, ठीक है, मनुष्यों में। ईस्ट में भी पाया जाता है। ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, मतलब 6 कार्बन का मोनोसेकेराइड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज जो होता है कीटोहेक्सोज होता है। अरे भाई, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इन सारी चीज़ों पे। सुक्रोज पे शॉर्ट नोट दे देगा, लैक्टोज माल्टोज पे। डाइसेकेराइडेजेस क्या होते हैं, बहुत मतलब मुख्यतया पाए जाने वाले डाइसेकेराइड के बारे में लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा बायोकेमिस्ट्री से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, और मैं इसलिए सारी चीज़ें इंक्लूड कर लिया हूँ क्योंकि डाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है कि इसमें डाइजेशन वाले में ये सारी चीज़ें बताऊँ, लेकिन आपका सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री भी है ना, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ भी आपको बताऊँगा, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन होता रहे पूरे सिलेबस का, ठीक है। मेरे में और अदर जो लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, सब अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता, सब टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन सब बाकी टीचरों का मेन मकसद यही रहता है जो पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में बताते हैं। मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी ये टाइम है रिवीजन का। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डाइजेशन के बारे में तुमको बता दूं एक टॉपिक, क्योंकि 1 घंटे के वीडियो में आधे घंटे में क्या कंप्लीट हो सकता है, इतना बड़ा तुम्हारा सिलेबस। इसलिए सारी चीज़ों को मैं साथ में कंबाइन करता रहूँगा ताकि आपको वो चीज़ें रिकॉल होती रहें, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में आपको पता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, इसमें कीटोन होता है, सीधे डिफ्रेंशिएट करने में।
अब बात करते हैं लाइपेज एंजाइम की। लाइपेज जो है गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा, पैंक्रियाटिक जूस में मिलेगा, इंटेस्टाइनल जूस में भी मिलता है, ठीक है। तो अमाइलेज और लाइपेज ऐसे एंजाइम जो तीनों में मिलते हैं, ये याद रखना है। ये लाइपेज मेनली केवल फैट को डाइजेस्ट करता है और इसमें भी सीधे नहीं कर पाता है, इसको ज़रूरत होती है बाइल जूस की। किसकी? बाइल जूस प्लस बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है पित्त रस, गॉल ब्लैडर से सिक्रेट होगा, तब लाइपेज के साथ में मिलकर ये फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है। वो आगे हम बताएंगे, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया हूँ फैट के डाइजेशन का। तो ये जो फैट है, फैट को इमल्सिफाई करके बदल देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में और ग्लिसरल्डिहाइड। अब ग्लिसरल्डिहाइड में भी डाइग्लिसरल मतलब मोनोग्लिसराइड होगा और डाइग्लिसराइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं फैट को लाइपेज एंजाइम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस अगर नहीं होगा, सिक्रेट नहीं होगा, मतलब लाइपेज तुम्हारा फैट को नहीं पचा पाएगा। इसीलिए कहते हैं जो सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है हमारे बॉडी की वो लीवर ही है। तो लीवर में ही बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, केवल स्टोर किया जाता है कहाँ? आपका गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर केवल स्टोर करता है। अगर मान लो लीवर में किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें एकदम स्टॉप हो जाती हैं। जितने भी एंटीबॉडी बन रही है हमारे बॉडी में, मेन जितने भी प्रोटीन है, सब हर चीज़ का फॉर्मेशन लीवर में ही हो रहा है, ठीक है। अगला पेप्सिन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। पेप्सिन जो है, प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन से ही स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टमक में होता है, ठीक। तो एक गैस्ट्रिक जूस में पाया जाएगा। गैस्ट्रिक जूस के बाद जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है स्टमक, आमाशय, ठीक है। आमाशय के जो जूस होता है, आमाशय में सिक्रेट होता है, उसी को तो बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो उसमें पेप्सिन मिलेगा आपको। ये प्रोटीन जैसे कि कोलेजन है, ठीक है, और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इनको प्रोटियोजेज में, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये इनके छोटे कणों में तोड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोज, ये अभी एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है आपको पता है? अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर बने होते हैं, 21 टाइप के अमीनो एसिड अभी तक ज्ञात है। इसमें से 10 आवश्यक होते हैं, एसेंशियल, बाकी नॉन एसेंशियल होते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी पूछता है, जूलॉजी में भी पूछता है आपका। ये सारी चीज़ें साथ साथ रिकॉल करते रहो। तो ये अभी भी छोटी यूनिट में नहीं आए हैं, इनको फर्दर देखो। ये काम हो रहा है स्टमक में, अभी इंटेस्टाइन में इसको कहीं ना कहीं अमीनो एसिड में बदल दिया जाएगा, ठीक, तब वो एब्जॉर्ब की जाएंगी ब्लड में। अगला बात करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन जो है बहुत ही कम हो पाता है स्टमक में पेप्सिन के थ्रू। अभी जो बचा हुआ पार्ट है उसका इंटेस्टाइन में होता है ट्रिप्सिन के थ्रू। अब ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज से, पैंक्रियाटिक जूस में होता है। ये निकलता है ट्रिप्सिनोजन के रूप में, वो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, और ये बदला जाता है ट्रिप्सिन में। ये सारा प्रोसेस अभी आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए पूरा लेक्चर देखना, पूरा डाइजेशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा इसी से। एक बार अगर ये समझ में आ गया तो जो तुम खा रहे हो उसका भी डाइजेशन तुम्हारा सही होने लगेगा, क्योंकि मुझे पता है जब एग्जाम आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबका गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो प्रोटियोजेज हैं, पेप्टोन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड हैं, जब इस पर ट्रिप्सिन एक्शन करता है तो इनको पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में बदल देता है। अभी भी ये एब्जॉर्बल फॉर्म पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड इसमें हैं, ठीक है। तो आगे इसमें कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे काम करेंगे आगे, अभी मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है जो पॉलीपेप्टाइडेजेस हैं ये पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में मिलते हैं। ये पॉलीपेप्टाइडेजेस और अमीनो एसिड को ओनली अमीनो एसिड में बदल देते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करने के लायक हो चुके हैं। इनको अब हम अवशोषित कर लेंगे और अवशोषित करने के बाद में इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे, इनको मारेंगे, मार के एनर्जी निकालेंगे, फिर कार्य करेंगे, ठीक है। अब बात आती है डाइपेप्टाइडेजेस, सुक्रेज, इन्वर्टेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये भी कुछ एंजाइम हैं। सुक्रेज एंजाइम जो होता है, सुक्रेज और या इन्वर्टेज, दोनों में से किसी की भी बात करें, ये सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये सारी चीज़ें इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि आपसे सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो MCQ टाइप हो। मान ली अब तो जिसके भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं जिस यूनिवर्सिटी में, तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से सब में सब्जेक्टिव ही होने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन वाले, तो उन्हीं के लिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है,
कि इन कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी सारा आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, तैयार होता रहेगा। सुक्रोज को तोड़ोगे ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटेगा, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज जो होता है ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। अब बात करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइडेजेस, क्योंकि जो हमारे आरएनए डीएनए होते हैं तो इससे पहले अब आपको पता ही होगा जितने भी सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस होता है, हर किसी के अंदर क्रोमोसोम और उस पर लिपटा हुआ डीएनए होता है। तो डीएनए आरएनए तो कुछ भी खाएं, आलू खाओगे आलू के सेल्स में होगा डीएनए आरएनए, तो उसको भी तो पचाना जरूरी है। उसी के तो जो न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ये सब हम यूज करेंगे अपनी कोडोन को बनाने के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइडेजेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड को और ज़्यादा तोड़ देते हैं, फिर उससे बनता है शुगर, ठीक है। शुगर अलग हो जाएगी और फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा, और इसमें क्या होता है नाइट्रोजनस बेस होते हैं तो इनको अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कितना प्रतिशत कहाँ पे किस तरह से डाइजेशन संपन्न होता है। स्टार्च का जो पाचन है तो मैंने बताया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 30% माउथ में हो जाता है और बाकी बचा हुआ 70% स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में देखते हैं पढ़ते हैं ज़्यादा जो अच्छा डाटा होता है वो ये है, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन कहीं ना कहीं स्टमक के और इंटेस्टाइन के माउथ और इंटेस्टाइन के अलावा भी होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज से 40% होता है, HCl से 5% होता है जो स्टमक में सिक्रेट होता है ओनली HCl, पैंक्रियाटिक अमाइलेज से 50% होता है और इंटेस्टाइनल अमाइलेज से 5% होता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, याद करने बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं। अगर ये भूल जाओ तो ये तो पक्का ही याद रखना कि ऑलमोस्ट 30% के अलावा जो 70% बचा वो इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो 40% स्टार्च आपका जो है वो सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू क्या हो जा रहा है, डाइजेस्ट हो जा रहा है। तो आपको ये चीज़ कभी भूलनी नहीं चाहिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसको अच्छे से चबा के और मिक्स करके फिर खाना चाहिए, समझ रहे हो, जिससे कि जो अल्फ़ा अमाइलेज हमारी सलाइवरी अमाइलेज जो है वो अच्छे से स्टार्च वाला जितना भी पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का जो उसको पचा सके, ठीक है। आपको खाने के बाद में अगर बहुत ज़्यादा नींद आती होगी ना, सबको आती है, अगर अच्छे से आप खा के चबा के खाओगे तो आपको नींद कम आएगी, क्योंकि आपका जो डाइजेशन है वो साथ साथ मुंह में ही हो जा रहा है, आधे से ज़्यादा आधा पार्ट मुंह में ही डाइजेस्ट हो जा रहा है। वरना आप ऐसे ही बस केवल निगल गए और फिर क्या हुआ, जितना भी ब्लड था बॉडी का वो सब डाइजेशन में लग गया, एब्जॉर्प्शन में लग गया, समझ रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा टाइम दे के खाया करो, लगभग 15 से 20 मिनट दिया करो खाना खाने में, इससे कम तो मत ही दिया करो, और आराम से शिद्दत के साथ खाया करो। वैसे भी 24 घंटे काम करना रहता है उसी खाने के भरोसे, समझ रहे हो ना। तो कौन सा उसमें आधे घंटे दे दोगे तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा, बाकी तो सिस्टम उसी के बेस पे सब टिका हुआ है ना, सब सही हो जाएगा। तो अच्छे से चबा के खाया करो। आप जूलॉजी पढ़ते हो, आपको सारा नॉलेज है इन सारी चीज़ों का, फिर भी उसको यूज ना करो तो समझते हो ना मूर्ख किसको बोला जाता है, जो जानते हुए भी वही काम करता है कि बेकार है फिर भी कर रहा है। तो अच्छे से सारी चीज़ें जब पता है तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से करनी चाहिए। अब ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया 4 जगह से, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज 40%, HCl जो स्टमक में निकलेगा 5%, पैंक्रियाटिक अमाइलेज 50% और इंटेस्टाइनल अमाइलेज 5%। अब जो बचा हुआ माल्टोज है इसको क्या किया जाएगा, अल्फा ग्लूकोसाइड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे 80%। लैक्टोज जो होगा उसका बीटा गैलेक्टोसाइड साइडेज काम करेगा और गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से जो सुक्रोज होगा वो इन्वर्टेज एंजाइम काम करेगा, या फिर सुक्रेज बोल सकते हो, जो कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज, क्योंकि ये तो मोनोसेकेराइड है, इनको और ज़्यादा फर्दर तोड़ोगे तो एक कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रह जाएंगे, एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इनको जब इनको हम तोड़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, ये एब्जॉर्ब करने के लायक हैं, तो इनको और ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन है, ठीक है। इस तरह से होता है। एब्जॉर्प्शन हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बाकी बाइल जूस है, लीवर के जो सिक्रेशन होते हैं, स्टमक में कैसे क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उसका कौन सी लेयर होती है, कैसे कहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी ग्लैंड है, बोनस ग्लैंड हैं और गोबलेट सेल्स हैं
और जितनी भी ऑक्जेंटिक सेल हैं, कहाँ से HCl निकलता है, एंटेरोकाइनेज कहाँ से निकलता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट था वो। अब ऐसे ही हम फैट की बात करते हैं। फैट के साथ जब बाइल जूस मिलेगा, ये देखो अभी किस तरह से बॉक्स बनाए उसको समझने की कोशिश करना। जब फैट के साथ में बाइल जूस जुड़ेगा तब इसका इमल्सिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इमल्सिफाइड फैट। ये जो फैट था इस पर एक्शन करेगा बाइल, तो ये कन्वर्ट कर देगा इमल्सिफाइड फैट में। ठीक है, इसका पाइसीकरण कर देगा और फिर इस इमल्सिफाइड फैट पे काम करेगा पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल लाइपेज, और इसको बदल देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, मोनो और डाइग्लिसराइड में। 50% मोनो और डाइग्लिसराइड बनेंगे और 50% फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेंगे। अगर बाइल नहीं है तो बाइल के अलावा फैट के साथ में HCl बाइंड करेगा और गैस्ट्रिक लाइपेज जो निकलता है स्टमक में, उससे रिएक्शन करके इसको सीधा बिना इमल्सिफिकेशन के कहाँ कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में 50% और मोनो और डाइग्लिसराइड में 50%। अच्छे से समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा। ये मतलब यहाँ से सारी चीज़ें एकदम कंडेंस फॉर्म में है। ये अगर एक बार ब्रेन में सेट हो गई तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे डाइजेशन का। तो जब फैट पे एक्शन करता है बाइल जूस तब वो इमल्सिफिकेशन करवाता है। इमल्सिफाइड फैट पर जब पैंक्रियाटिक इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा तो उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल 50% और 50% मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से जब फैट के साथ में गैस्ट्रिक जूस से सिक्रेट हुआ HCl जो कि ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, ठीक, आपको पता होगा, तो ये फैटी एसिड और सीधा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। अब बात करते हैं, देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन द डाइट। जो हमारे डाइट में प्रेजेंट फैट है उसका डाइजेशन ये डायग्रामेटिक व्यू है। ठीक है, अब इसी तरह से हम प्रोटीन के पाचन की बात करेंगे। ठीक, ये तो वो है अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल और कीटो एसिड जो एब्जॉर्ब कर लिए गए उनको कैसे हम लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में बदलते हैं, ग्लाइकोजन से फिर ज़रूरत पड़ने पर ब्लड ग्लूकोज में बदलते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड हैं, ग्लिसरॉल है, कीटो एसिड्स हैं एक्सेट्रा, इनको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो यहाँ पे कहीं ग्लूकोज नहीं दिख रहा है, ग्लूकोज जब होगा तब हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनेगा तो उसको ग्लाइकोजिनेसिस बोलेंगे। ग्लूकोज के अलावा अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे जब हम ग्लाइकोजन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? नियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब विदाउट ग्लूकोज अदर जो सब्सटेंस हैं उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लाइकोजन में और उसको लीवर में स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखो कितना बड़ा आपका फ़ायदा हुआ इस क्लास से। ये सारा बायोकेमिस्ट्री के पार्ट है, सीधा पूछा जाता है, इसका मेन कंसेप्ट यही होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें कन्फ्यूजन यही होता है ज़्यादातर। ठीक, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये कैसे होता है, इस पे जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, आपने पढ़ा होगा, थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म को हमारे कंट्रोल करता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया है, 2 क्लासें हार्मोन की हैं, अगर आप नहीं देखो तो देखो उसको। ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल और कीटो एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन में और लीवर में स्टोर कर लिए जाते हैं। इसी तरह से लैक्टिक एसिड अदर प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज जब बदलता है ग्लाइकोजन में तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन का निर्माण किससे? बाय ग्लूकोज। तो इंसुलिन हार्मोन, अब देखो यहाँ मैंने हार्मोन का भी साथ में एक्शन बहुत ही अच्छा सेट किया हूँ, सारी चीज़ें रिवाइज होंगी। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है जब बढ़ा होता है तब इंसुलिन काम करता है, तो ब्लड के ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है लीवर के ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया जाएगा। और अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल घटा हुआ है तो ग्लाइकोजन ज़्यादातर सिक्रीट होगा पेंक्रियास से, और वो क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन स्टोर था लीवर में उसको तोड़ देगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, यहाँ से तोड़ के ग्लूकोज बनाने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से इसी तरह से काम करते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बिटवीन लीवर ग्लाइकोजन एंड ब्लड ग्लूकोज, इट्स आल्सो शोज ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय
लिवर। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं आपके लिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव डायग्राम हैं। इससे आप बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, दोनों को कंबाइंडली कम समय में इसको रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, और समझ में भी सब आएगा। अब हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं। प्रोटीन्स का जो डाइजेशन होता है, सबसे पहले पेप्सिनोजन। देखो स्टमक में जो एंजाइम निकलता है वो कैसा होता है, पेप्सिनोजन होता है। क्या होता है, पेप्सिनोजन। इस पे जब HCl काम करता है तब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये पेप्सिनोजन है, ये इसको बोलते हैं प्रो एंजाइम, मतलब एंजाइम से पहले का जो था। एंजाइम तो ये है मेन, इससे पहले जो फॉर्म था उसको बोलेंगे प्रो एंजाइम। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम ज़्यादातर प्रो एंजाइम ही, जैसे ट्रिप्सिन है तो ट्रिप्सिनोजन के रूप में निकलता है, बाद में उसको एंटेरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, लेकिन पेप्सिनोजन एक्टिव नहीं है। जब इस पे HCl काम करेगा तब ये एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पेप्सिन काम करेगा, प्रोटीन्स को बनाएगा, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। इसी तरह से केसिन प्रोटीन होती है बच्चों में ज़्यादातर, क्योंकि दूध में मिलती है केसिन प्रोटीन, आपको सबको पता होगा। तो जो दूध ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़्यादातर बच्चों में ही रेनिन एंजाइम होता है। तो जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन, HCl और पेप्सिन, तीनों कंबाइंडली केसिन को डाइजेस्ट करके बनाते हैं प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। चाहे प्रोटीन अदर प्रोटीन हो या केसिन हो, तो केसिन अगर होगा तो उसमें रेनिन एक्शन कर लेगा और बाकी अदर प्रोटीन पे ओनली पेप्सिन। ठीक है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि प्रोटीन की एब्जॉर्बेबल फॉर्म अमीनो एसिड होती है। क्या होती है, अमीनो एसिड। तो इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इस पर अब काम किया जाएगा ट्रिप्सिन के थ्रू। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये देखो ट्रिप्सिन सिक्रेट होता है अग्न्याशय में ट्रिप्सिनोजन के रूप में, काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में, और ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है ये प्रो कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेजेस के रूप में होते हैं। तो ये इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, फिर ट्रिप्सिन इन सबको एक्टिव कर देता है। तो ये काम करेंगे तब बनाएंगे इसको पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड्स, और पेप्टाइडेज अमीनो एसिड जो हैं इनको अमीनो पॉलीपेप्टाइडेजेस और डाइपेप्टाइडेजेस एंजाइम के थ्रू इनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ प्रोटीन से हमने अमीनो एसिड बना दिया, इसी तरह से फैट को हमने डाइजेस्ट करके फैटी एसिड, छोटे छोटे मोलिक्यूल ग्लिसरॉल और मोनो और डाइग्लिसराइड बना दिए, और इसी तरह से हम स्टार्च को ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, अब इसको हम आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसको आप कई बार रिवाइज़ करना। ठीक है, कई बार रिवाइज़ करोगे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। और सोचो आधे घंटे में डाइजेशन का लगभग पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, बस खाली स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, क्योंकि यही तो मेन पार्ट है। डाइजेशन से ही तो पूछेगा जब पूछेगा। अभी 2-4 मिनट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं। बात करते हैं हम स्टमक की। ठीक है, स्टमक में जो पेप्सिन निकलता है तो वो पेप्सिनोजन के रूप में होता है। किस में होता है, पेप्सिनोजन। इस पे जब HCl काम करेगा तब ये बदलेगा पेप्सिन में। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है। क्या है, एक्टिव फॉर्म। और ये होता है इनएक्टिव। पूछेगा, सीधे पूछेगा पेप्सिनोजन को कौन एक्टिव करता है, HCl। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम पैंक्रियाटिक जूस की। पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, तो इसमें जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन, इस पे एंटेरोकाइनेज काम करेगा, एंटेरोकाइनेज, और ट्रिप्सिनोजन को बदल देता है ट्रिप्सिन में। किसमें, ट्रिप्सिन में। अब ये एक्टिव हो गया है। क्या है, एक्टिव ट्रिप्सिन हो गया। अब बाकी जो पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, जैसे कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस पर ट्रिप्सिन काम करेगा। कौन, ट्रिप्सिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजन को तो एंटेरोकाइनेज बदल रहा है ट्रिप्सिन में, बाकी जो पैंक्रियाटिक जूस के जितने भी एंजाइम हैं उनको ट्रिप्सिन ही एक्टिव कर देता है। ठीक है, कौन एक्टिव कर देता है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदलेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदलेगा। इसी तरह से जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है,
ट्रिप्सिनोजन, इस पे भी ट्रिप्सिन काम करेगा, ट्रिप्सिन, और इसको बदल देगा काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। ठीक है, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं, ये जो इधर इस साइड में लिखे हैं इनको बोलते हैं प्रो एंजाइम, और इधर वाले जो हैं उनको बोलते हैं एक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो आपसे प्रो एंजाइम के बारे में भी पूछ सकता है। तो प्रो एंजाइम में क्या लिखोगे? ऐसे एंजाइम जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उनको किसी न किसी फैक्टर के थ्रू एक्टिव किया जाता है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको डाइजेशन से रिलेटेड सब पता चल गई होगी। बाकी जो इसका बचा पार्ट हम जल्दी जूलॉजी पूरी कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री लगभग कंप्लीट है सारी यूनिट। ठीक है, ये जो बचा हुआ पार्ट फिजियोलॉजी का है इसको भी कंप्लीट करेंगे, और बॉटनी केमिस्ट्री की भी क्लासें आपके साथ साथ चलेंगी। इसको पूरा लेक्चर देखो, कई बार देखो, रिवाइज करो, आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? तो अगर आपका तैयार है तो रिवीजन करो, नहीं तैयार है तो आप पढ़ो अच्छे से इसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।